हेलो गाइस, वेलकम टू आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बैंक एग्जाम के बारे में डिस्कस करूंगा कि एवरी ईयर कितना टाइप का बैंक एग्जाम आप लोगों को देखने को मिलता है, ये बैंक एग्जाम आप किस तरह ले सकते हो, ये बैंक एग्जाम लेने की एलिजिबिलिटी क्या क्या है, इसमें कैरियर ग्रोथ किस तरह है, इसमें ज्वाइनिंग प्रोसीजर क्या क्या है। अभी सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है कि इनिशियल मंथ से आपका सैलरी कितना बन सकता है। आज इसी चीजों के बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक एंड शेयर फटाफट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको पता ही है कि अपकमिंग 4 to 5 मंथ से बैंकिंग एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो ये बैंक में जॉब करना बहुत ही बच्चों का सपना होता है एंड यही सपने को साकार करने के लिए हर साल लाखों बच्चे बैंक एग्जाम का तैयारी करते हैं। और ये जो बच्चे तैयारी करते हैं इन जनरली ये 3 एग्जाम का ही तैयारी करते हैं। इनमें से फर्स्ट है आपका सेंट्रल बैंक, दूसरा होता है आपका आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, तीसरा होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इंक्लूडेड होता है आपका एसबीआई, पीएनबी, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इस तरह जितना भी बैंक है सारा बैंक इंक्लूडेड होता है, ठीक है। ये तीनों बैंक को छोड़ के भी और भी दूसरे टाइप का बैंक है, जैसे कोऑपरेटिव बैंक हो गया, लोकल एरिया बैंक हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, ठीक है। इस तरह और भी बैंक होता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे इसमें ही अप्लाई करते हैं, इसके लिए ही कॉम्पीट करते हैं। अभी अगर मैं बोलूं सेंट्रल बैंक, आप लोगों को शायद पता ही है कि इंडिया में हम लोग का एक ही सेंट्रल बैंक है जो होता है आरबीआई, ठीक है। एंड ये रीजनल रूरल बैंक जो होता है वो थोड़ा रिमोट एरिया में लोकेटेड होता है। इसका मेन रीजन ये होता है कि जो एरिया में लोकेटेड है उसके जो नियर बाई फार्मर्स हो, स्मॉल इंडस्ट्रीज, माइक्रो इंडस्ट्रीज जो होता है उनको ग्रो करने में, डेवलप करना, उसके साथ साथ जिन लोगों को बैंकों के बारे में उतना अवेयरनेस नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में उतना अवेयरनेस नहीं है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज के बारे में उतना अवेयरनेस नहीं है, उनको अवेयर करवाना, ठीक है। एंड ये जो पीएसयूज होता है तो इनका मेन काम होता है पब्लिक डीलिंग एंड कंट्री का जो इकोनॉमी होता है ग्रोथ करवाने में ये हेल्प करता है, ठीक है। अभी देखिए ये जो सारा एग्जाम कंडक्ट करवाता है ये कौन करवाता है? आईबीपीएस, ये सारा एग्जाम कंडक्ट करवाता है। क्या क्या एग्जाम होता है? देखिए ये जो होता है आरबीआई अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करवाता है, आरआरबी अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करवाता है, एसबीआई जो सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है वो अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करवाता है, एंड रिमेनिंग जितना बैंक है लाइक पीएनबी, बीओआई, इलाहाबाद बैंक, बीओबी, सारा एक साथ अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है। अभी देखिए आरबीआई में आपको 2 टाइप का, एक होता है ग्रेड बी ऑफिसर, एक होता है असिस्टेंट, ठीक है, देखने को मिलेंगे। आरआरबी में होता है एसओ, पीओ एंड क्लर्क। आरआरबी में बोलते हैं मल्टीटास्किंग बोलते हैं, ठीक है। एंड एसबीआई में बोलते हैं जूनियर एसोसिएट, क्लर्क ही होता है लेकिन उनको बोलते हैं जूनियर एसोसिएट। उसके बाद आपका होता है पीओ एंड एसओ, एंड इसमें भी आदर्श जो बैंक होता है उसमें होता है क्लर्क, पीओ एंड एसओ, ये होता है, ठीक है। तो देखिए एसओ मीनिंग क्या होता है कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर, तो इसके लिए आप लोगों का स्पेशल चाहिए। मान लीजिए कि आपको राजभाषा के लिए चाहिए तो राजभाषा के लिए हिंदी चाहिए, आईटी चाहिए उनके लिए आप लोगों को टेक्निकली नॉलेज चाहिए होगा, अगर लॉ ऑफिसर चाहिए तो उसको लॉ का बैकग्राउंड होना पड़ेगा। इस तरह अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी चाहिए। लेकिन मैं आज जो डिस्कस करूंगा वो है कॉमन, जो पीओ का एंड क्लर्क का, जो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा, आरबीआई का भी बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये बच्चों का मन में एक सवाल होता है कि सर मैं बीटेक किया हूं, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, मैं आर्ट्स का बैकग्राउंड से हूं, मैं कॉमर्स का बैकग्राउंड से हूं, मैं साइंस का बैकग्राउंड से हूं, क्या मैं पीओ के लिए अप्लाई कर सकता हूं? क्या मैं क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकता हूं बैंक का? तो आज मैं एक बात बोल रहा हूं, अपना माइंड में बिठा लीजिए कि बैंक के एग्जाम का पीओ के लिए एंड क्लर्क के लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना पड़ता है एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर आप एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो देन आप पीओ एंड क्लर्क दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल ही गया, ओनली ग्रेजुएट, ठीक है। अभी एज लिमिट, अगर आप पीओ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप 20 to 30 इयर्स का हो, मिनिमम 20 इयर्स, मैक्सिमम 30 इयर्स। लेकिन क्लर्क का थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है? मिनिमम 20 इयर्स, मैक्सिमम 28 इयर्स,
लेकिन इसमें आपका क्या है, एज रिलैक्सेशन है। क्या रिलैक्सेशन है, अगर आप ओबीसी हो तो आपका 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप एसटी एससी हो देन 5 इयर्स का। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो देन आपका 10 साल का। ये सेम चीज अप्लाई होता है क्लर्क के लिए भी, ठीक है। ये तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। अभी मैं सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर फर्स्ट मैं पीओ के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बाद में क्लर्क के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर में फर्स्ट क्या होता है आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम, उसके बाद होता है मेंस, उसके बाद होता है इंटरव्यू एंड किसी किसी में होता है जीडीबी होता है, ठीक है। अभी देखिए जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है ये आपको सिर्फ इसको पास करना होता है, ठीक है। इसका मार्क्स जो होता है मेंस में या ओवरऑल आपका जो कट ऑफ सेट होता है उसमें ऐड नहीं होता है। देखिए अगर मैं मेंस का बात बोलूं तो मेंस आपको क्वालिफाई करना होता है। मेंस क्वालिफाई करना मीनिंग ही आपको जॉब मिल गया वैसा बात नहीं है। मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू अपीयर करना होता है। लेकिन क्लर्क का केस में थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, देखिए इसमें भी प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, लेकिन यहां पे सिर्फ क्या होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू यहां पे नहीं होता है, ठीक है। अभी प्रीलिम्स जो होता है, प्रीलिम्स का मार्क्स जो होता है वो मेंस का मार्क्स में काउंटिंग नहीं होता है। इसको सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर करना होता है एंड आपका जो सिलेक्शन होगा वो टोटली बेस्ड ऑन मेंस का मार्क्स होगा, ठीक है। इसलिए इसमें क्या होता है थोड़ा सा कंपटीशन लेवल थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। तो अभी देखिए ये तो हो गया सिलेक्शन प्रोसीजर। अभी एग्जाम पैटर्न क्या क्या है, सब्जेक्ट क्या क्या है, अभी प्रीलिम्स में कौन सा सब्जेक्ट देखने को मिलता है, मेंस में कौन सा सब्जेक्ट देखने को मिलता है, इंटरव्यू में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अभी इसके बारे में डिस्कस करूंगा। अभी देखिए पीओ हो या क्लर्क हो, आपको प्री में 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। वो क्या क्या है, एक है रीजनिंग, एक है क्वांट और एक है इंग्लिश, ठीक है। ये क्लर्क में भी। लेकिन आरआरबी का केस में थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, अगर ये आरआरबी का प्रीलिमिनरी एग्जाम है तो थोड़ा सा अलग है। उसमें प्रीलिमिनरी एग्जाम में पीओ हो या क्लर्क हो दोनों में ही प्रीलिम्स में आपको इंग्लिश सेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, मेंस में देखने को मिलता है। प्री में होता है रीजनिंग एंड क्वांट, ठीक है। अभी देखिए अगर मैं इसका बात करूं तो रीजनिंग में होगा 35 मार्क्स, क्वांट में होगा 35 मार्क्स, इंग्लिश में होगा 30 मार्क्स, जो होता है टोटल 100 मार्क्स। अभी देखिए इसके लिए आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड 20 मिनट्स होगा। इसमें आपका 35 क्वेश्चंस 20 मिनट्स, इसमें भी आपका 30 क्वेश्चंस 20 मिनट्स, ये टोटली सेम, ठीक है। ये सेक्शन वाइज टाइमिंग होता है। लेकिन आरआरबी का जो है ये रीजनिंग में 40 मार्क्स होता है एंड क्वांट में भी 40 मार्क्स होता है एंड दोनों को मिला के आपको 45 मिनट्स मिलता है जो कंपोजिट होता है। लेकिन ये सेक्शन वाइज होता है, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं, आप आ गया। तो इसके बाद आपका क्या होता है, एक सेक्शनल कट ऑफ रहता है। रीजनिंग का भी सेपरेट कट ऑफ, इंग्लिश का भी सेपरेट कट ऑफ, क्वांट का भी सेपरेट कट ऑफ होगा। उसके बाद एक ओवरऑल कट ऑफ भी होगा। तो आपको सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप मेंस दे पाओगे। अगर आप ओवरऑल कट ऑफ आपका क्लियर है, अगर सेक्शनल किसी एक सब्जेक्ट में आपका क्लियर नहीं हुआ देन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको ओवरऑल प्लस सेक्शनल दोनों ही क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। इतने समझ में आ गया। तो अभी मैं मेंस के बारे में डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा मेंस लेवल का जो एग्जाम पैटर्न है, कौन सा सब्जेक्ट देखने को मिलता है, कौन सा कितना मार्क्स होता है, इसके बारे में मैं डिटेल्स डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो देखिए मेंस जो लेवल का एग्जाम होता है वो आईबीपीएस हो, एसबीआई हो एंड आरआरबी हो, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आरआरबी का बात बोलूं तो आरआरबी का शॉर्ट टाइम होता है, लेकिन इनका जो एसबीआई, पीओ एंड आईबीपीएस का होता है ये थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं आरआरबी का डिस्कस करूंगा। देखिए आरआरबी का अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बोलता हूं तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट को देखने को मिलेगा। इसमें से होता है इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जीए एंड उसके साथ क्या होता है, कंप्यूटर होता है, ठीक है। जहां इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन होंगे एंड 40 मार्क्स मिलेगा आपको। क्वांट एंड रीजनिंग में 40 क्वेश्चन के लिए 50 मार्क्स मिलेंगे एंड जीए के लिए 40 क्वेश्चन में 40 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन के लिए 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एंड यहां पे क्या होता है, आपका कंपोजिट टाइमिंग होता है, एक साथ आपको टाइम दिया जाता है, ठीक है। ये सेम चीज अप्लाई होता है क्लर्क के लिए भी।
आरआरबी और क्लर्कियल में भी सेम होता है, जस्ट डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा चेंजेस, क्लर्क में थोड़ा सा इजी देखने को मिलता है एंड पीयू में थोड़ा सा टफ देखने को मिलता है। ठीक है, आई थिंक आरआरबी का आप लोगों को समझ में आ गया। अभी अगर मैं एसबीआई पीओ का बात करता हूं, मैक्सिमम बच्चों का एवेटेड एग्जाम होता है। ठीक है, अब उसका क्या होता है देखिए, उसमें भी 5 सेक्शन होता है। एक होता है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए एंड इसमें एक एक्स्ट्रा क्या होता है, डेस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है, अभी देखिए क्वांट जो होता है 30 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड 30 क्वेश्चंस में आपका जो मार्क्स होगा वो 50 मार्क्स होगा एंड 50 मिनट्स आपको दिया जाएगा वो सेक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं रीजनिंग का बात करता हूं, रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस होंगे एंड 40 क्वेश्चंस के लिए आपको 50 मार्क्स दिया जाएगा एंड इसके लिए आपको टोटल टाइमिंग जो होगा वो होगा 45 मिनट्स। ठीक है, इंग्लिश के लिए 35 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स दिया जाएगा एंड टाइम जो होगा वो होगा 40 मिनट्स। जीए के लिए 50 क्वेश्चंस, जीए का जो है 50 क्वेश्चंस के लिए 60 मार्क्स एंड टाइमिंग जो होगा 45 मिनट्स। ठीक है, अभी डेस्क्रिप्टिव का देखिए सीन क्या है। एसबीआई पीओ में हो, एसबीआई पीओ हो या आईबीएस हो, एक लेटर और ऐसे आप देखने को मिलेगा। ठीक है, ये दोनों में ही आपका एसबीआई में 50 मार्क्स होता है, आईबीपीएस में 25 मार्क्स होता है। ठीक है, इसलिए जो एसबीआई पीओ का मेंस का टोटल मार्क्स होता है वो होता है 250। ठीक है, एंड आईबीपीएस का होता है 225। ठीक है, अभी देखिए यहां पे टोटल जो क्वेश्चन हो गया वो होता है 157। ये सेम टू सेम होता है, इसका आईबीपीएस का भी सेम टू सेम 157, लेकिन डिफरेंस कहां पे आता है, ये जो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है। कैसे, इंग्लिश में 35 क्वेश्चन 45 मार्क्स एंड 40 मिनट्स, ये एसबीआई की तरह ही सेम, लेकिन क्वांट में 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स एंड उसके लिए 45 मिनट्स सबको मिलेंगे, लेकिन इस केस में थोड़ा सा अलग था, 30 क्वेश्चंस था एंड 50 नंबर था। ठीक है, रीजनिंग का देखिए 45 क्वेश्चंस एंड 60 मार्क्स। ठीक है, टाइम जो होगा आपको 60 मिनट्स दिया जाएगा। जीए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, लेकिन इसमें जीए में देखिए 50 क्वेश्चन। 2022 से एग्जाम पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया, में थोड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ के जीए में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड इसके लिए टाइम हो गया आपका 35 मिनट्स एंड डिस्क्रिप्टिव सेम, 2 डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलेगा जिसके लिए मार्क्स होगा 25, लेटर के लिए 10, ऐसे के लिए 15। ठीक है, उसके लिए आपको क्या मिलेगा 30 मिनट्स। अभी देखिए ये आप मेंस एग्जाम देने के बाद आपको सेक्शन वाइज भी क्लियर करना पड़ेगा एंड आपको ओवरऑल जो कट ऑफ होगा, ओवरऑल ये 225 में से एक कट ऑफ बनेगा आपका। ठीक है, वो भी क्लियर करना होगा। ठीक है, लेकिन एसबीआई में एक एडवांटेज क्या है, इसमें सेक्शनल कट ऑफ का कोई सीन नहीं है, आपको सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना होता है। अगर आप कोई भी सेक्शन में 0 भी लाते हो, अगर आपका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर है देन आप सिलेक्टेड हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आईबीपीएस हो या आरआरबी हो, इसमें आपको ये फैसिलिटीज नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको सेक्शनल भी क्लियर करना पड़ेगा, ओवरऑल भी क्लियर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 200 क्वेश्चंस के लिए 200 मार्क्स मिलेंगे, तो ये 200 मार्क्स का ऊपर एक कट ऑफ बनेगा, वो कट ऑफ को आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये सब्जेक्ट वाइज भी एक सेक्शनल कट ऑफ बनेगा, वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये हो गया मेंस का। मेंस का सिलेक्शन के बाद, मेंस आपको क्लियर होने के बाद आपको इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलेगा। अभी देखिए आप लोगों का क्या होता है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है वो किस तरह बनता है कि मेंस का 80% प्लस इंटरव्यू का 20। मेंस का 80% कैसे, मान लीजिए आपने 200 में से 100 नंबर लाए हो आपने, ठीक है, तो आपका 80 में कितना मिलेगा, 40 नंबर बन जाएगा। मींस आपको 80 में से 40 आपको मिल गया, प्लस आपको मान लीजिए इंटरव्यू में 20 में आपको 15 मिल गया, दैट मींस आपका मार्क्स कितना हो गया 55। ये सेम आईबीपीएस के केस में भी होता है, 225 में से आपका उसको 80 में नॉर्मलाइज किया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू का जो मार्क्स होगा वो 20 में कन्वर्ट किया जाएगा। तो 80 प्लस 20, मेंस 80, इंटरव्यू 20। ठीक है, लेकिन एसबीआई का केस में थोड़ा सा अलग है, आपको मेंस 75 एंड इंटरव्यू प्लस जीडी होता है। वहां पे कितना वेटेज कितना होता है, 25 मार्क्स का। तो आपका जो मेंस 250 होगा तो इसको 75% में लिया जाएगा एंड जो रिमेनिंग 25% वो इंटरव्यू एंड जीडी से लिया जाएगा। तो ये दोनों जोड़ने के बाद अगर आपका जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट में आता है देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो आपका नहीं होगा। लेकिन इसमें एक केस है, आईबीपीएस पीओ हो गया,
आरआरबी पीओ हो गया एंड क्लर्क हो गया, इस पे आपको वेटिंग लिस्ट, रिजर्व लिस्ट जो बोलते हैं वो देखने को मिलेगा। लेकिन एसबीआई पीओ का केस में कोई भी रिजर्व लिस्ट या वेटिंग लिस्ट देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एसबीआई क्लर्क का केस में देखने को मिलता है, लेकिन पीओ का केस में कोई भी रिजर्व लिस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आईबीपीएस और आरआरबी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया टोटली पीओ का इंफॉर्मेशन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। तो अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा क्लरिकल का। ठीक है, अभी देखिए मैंने तो ऑलरेडी आपको पीओ के बारे में डिटेल्स एक्सप्लेन कर दिया, मेंस के बारे में। अभी मैं डिस्कस करूंगा एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क का मेंस के बारे में, क्योंकि आरआरबी का पीओ एंड मेंस का जो एग्जाम पैटर्न है दोनों सेम ही है, सिर्फ डिफिकल्टी लेवल चेंजेस है। ठीक है, अभी देखिए ये दोनों का ही जब मेंस का हुआ, क्लरिकल का जो मेंस होगा उसमें आपको टोटल 190 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड 190 क्वेश्चंस के लिए आपको 200 नंबर मिलेंगे। ठीक है, एंड जो टाइम होगा वो 160 मिनट। ये सेम टू सेम आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी होता है। तो इसमें 4 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट एंड जीए। अभी देखिए इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस में 40 मार्क्स एंड 35 मिनट्स आपको मिलेंगे। रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस एंड 60 मार्क्स एंड 45 मिनट्स आपको मिलेंगे। अगर मैं क्वांट का बात करता हूं 50 क्वेश्चन होगा एंड 50 नंबर आपको मिलेगा। उसके लिए आपको कितना टाइम मिलेगा? सेक्शनल 45 मिनट्स एंड जीए जो होगा 50 क्वेश्चंस के लिए 50 मार्क्स एंड 35 मिनट्स। अभी यहां पे क्या होगा, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो ये 200 नंबर का ऊपर बनेगा। ठीक है, लेकिन एसबीआई का केस में क्या है, आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने का जरूरत नहीं है। अगर आपका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो जाता है देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आईबीपीएस क्लर्क के केस में ये नहीं होता है। इसको आपको ये चारों सेक्शन का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना होगा, उसके साथ आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना होगा। ठीक है, ये आरआरबी का केस में भी सेम टू सेम है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि रिजर्व लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिलता है। रिजर्व लिस्ट आईबीपीएस क्लर्क का केस में इसको बोलते हैं रिजर्व लिस्ट एंड एसबीआई का क्लर्क का केस में बोलते हैं वेटिंग लिस्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न। तो अभी बच्चों का मन में सवाल आएगा, सर रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा? देखिए आरआरबी का जब रिजल्ट होता है वो 1 जनवरी के रिजल्ट डिक्लेयर होता है। ठीक है, एंड आईबीपीएस का अगर मैं बोलता हूं, आईबीपीएस का 1 अप्रैल, क्लर्क हो, पीओ हो, एसओ हो, सबका 1 अप्रैल, इसका सबका 1 जनवरी। लेकिन एसबीआई क्लर्क का वैसा कुछ पार्टिकुलर डेट नहीं है। लेकिन इन जनरली क्या होता है कि मेंस के बाद 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, अभी देखिए ये तो सारा कुछ हो गया कि सर मेरा हो गया, ज्वाइनिंग प्रोसेस हो गया, सब कुछ मैंने समझ लिया। अभी सैलरी कितना मिलेगा, मेन तो बात है सैलरी का, है कि नहीं है? तो अभी मैं सैलरी के बाद आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी देखिए अगर आप एज ए क्लर्क ज्वाइन करते हो तो आरआरबी में अगर आप ज्वाइन करते हो तो इनिशियल मंथ से आपको 32 इन हैंड, नियरली थोड़ा सा आपसे इधर उधर हो सकता है, 32,000 आपको इजीली आपका इन हैंड सैलरी मिल जाएगा। अगर आप आईबीपीएस में ज्वाइन करते हो, आईबीपीएस, देन आपका 33 to 34 ये आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, एंड अगर आप एसबीआई में ज्वाइन करते हो, एसबीआई में, तो आपको 35 प्लस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इन हैंड सैलरी आपको। उसके साथ साथ अगर आप पीओ पे ज्वाइन करते हो, पीओ पे, आरआरबी का अगर पीओ हो देन आपका सैलरी जो होता है थोड़ा सा कमती होता है। ठीक है, अगर इसका बात बोलूं तो आपका इन हैंड जो सैलरी नियरली आपका 45,000 जैसा हो जाएगा। इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, लेकिन मैं 45,000 आपको नियरली मिलेगा ही। ठीक है, अगर आप आईबीपीएस का पीओ का मैं बात करता हूं तो आपको नियरली 50, ये सिटी टू सिटी बिलो वेरी करता है। अगर आप एक्स सिटी में हो तो आपका सैलरी 50 to 55,000 होगा। ठीक है, अगर आप जेड सिटी में हो तो 45 to 50,000 का अंडर ही होगा। ठीक है, अगर आप एसबीआई पीओ ज्वाइन करते हो, अगर आप एक्स सिटी में पोस्टेड हो तो आपका सैलरी 60,000 प्लस आराम से हो सकता है। ठीक है, सारा कुछ एलोवेंसेस मिला के। अगर आप जेड सिटी में पोस्टेड हो तो आपको 55,000 जैसा प्लस सैलरी आपको इन हैंड मिल जाएगा। ये इन हैंड सैलरी की बात बोल रहा हूं। ठीक है, मैं ग्रोथ की बात नहीं बोल रहा हूं, ये इन हैंड की बात बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल। तो अगर मैं बोलूं अभी करियर ग्रोथ क्या है, देखिए करियर ग्रोथ क्या है, अगर आप पीओ पे ज्वाइन करते हो, पीओ का मीनिंग होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। आपको 2 साल का प्रोबेशन में रखा जाएगा। ठीक है, ये 2 साल के बाद जब आपका प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा देन आपको असिस्टेंट मैनेजर बनाया जाएगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्केल 1 ऑफिसर। एंड क्लर्क का केस में क्या होता है, 6 मंथ का
आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। ये हो गया ओवरऑल जो हर ईयर देखा जाता है एग्जाम्स, आईबीपीएस हो गया, आरआरबी हो गया, एसबीआई हो गया, तो उनके बारे में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये पसंद आया होगा ना, आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि अगर ये एक बच्चा बिगिनर्स है, इनके लिए ये चीजें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।